हेलो एवरीवन, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का शिक्षा पाठ में टीसी के हमारे सेशन में, जहां हम देखते हैं राजस्थान करंट अफेयर्स, जो सुजा सी बुलेटिन न्यूज़पेपर पर आधारित होता है। मुख्य रूप से हम राजस्थान समसामयिकी के संबंध में सुजा सी बुलेटिन का सार देखते हैं और जो राजस्थान समसामयिकी से संबंधित न्यूज़पेपर का एनालिसिस करते हैं। आज गुरुवार 9 जुलाई 2026, आषाढ़ कृष्ण पक्ष नवमी संवत 2083। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का सेशन। इसी सेशन पर आधारित एमसीक्यू हम हमारी 5 बजे वाले सेशन में देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सौर ऊर्जा में विश्व केंद्र बन रहा राजस्थान, महत्वपूर्ण समझौता हुआ है। फ्रेम ऑफ एक्शन, इंटरनेशनल सोलर अलायंस ISA और राजस्थान सरकार के बीच फ्रेमवर्क फॉर एक्शन एडवांस क्लीन एनर्जी ड्रिवन सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर हस्ताक्षर हुए हैं। ISA जो इंटरनेशनल सोलर अलायंस और राजस्थान सरकार के बीच। राजस्थान ऐसा समझौता करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है जिसने 128 देशों के समूह वाले ISA के साथ समझौता किया है। यह समझौता मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की उपस्थिति में मुख्यमंत्री निवास पर ऊर्जा सचिव आरती डोगरा और ISA के महानिर्देशक आशीष खन्ना के बीच हुआ है। नेक्स्ट हम देखेंगे राजस्थान की सौर ऊर्जा क्षमता। राजस्थान में कुल 24 गीगावाट से अधिक सौर ऊर्जा स्थापित है, जो देश में सर्वाधिक है। और सबसे राज्य की कुल स्वच्छ ऊर्जा अर्थात रिन्यूएबल एनर्जी के रूप में राजस्थान में 48 गीगावाट तक उसकी क्षमता पहुंच चुकी है। राजस्थान इंटीग्रेटेड क्लीन एनर्जी पॉलिसी के तहत 125 गीगावाट स्वच्छ ऊर्जा क्षमता विकसित करने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य तय किया गया है। PM कुसुम योजना, इसके माध्यम से 4 गीगावाट से अधिक सौर ऊर्जा क्षमता से किसानों को आज प्रदेश के 26 जिलों में दिन में भी बिजली उपलब्ध करवाई जा रही है। बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम, जिसके लिए सौर ऊर्जा को इंटीग्रेटेड करने के लिए बैटरी स्टोरेज की नई पहल व सहायक नीतियां बनाई गई। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग, ऊर्जा राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभाव हीरालाल नागर के अनुसार विद्युत सेवाओं के विस्तार, सुविधा और सुधार के लिए AI का उपयोग किया जा रहा है। उपभोक्ताओं को अधिक विश्वसनीय विद्युत आपूर्ति लक्ष्य 2030 से 35 के बीच। इंटरनेशनल सोलर अलायंस के साथ मिलकर 2030 से 35 की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए एनर्जी ट्रांजिशन प्लान बनाया जा रहा है। मुख्य फोकस है उसमें देखें तो नवीकरणीय ऊर्जा का विस्तार, ग्रिड आधुनिकीकरण और ऊर्जा भंडारण और ऊर्जा मॉडलिंग का कार्य किया जाएगा। डिजिटलाइजेशन व पायलट प्रोजेक्ट, अजमेर विद्युत वितरण निगम में डिजिटल ट्विन टेक्नोलॉजी पर आधारित पायलट प्रोजेक्ट की शुरू की जाएगी अजमेर विद्युत वितरण निगम में। इससे बिजली की मांग सटीक आकलन होगा तथा बेहतर नेटवर्क प्लानिंग हो सकेगी। PM सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना की समीक्षा, मुख्यमंत्री के निर्देश। मुख्यमंत्री ने ऊर्जा विभाग की समीक्षा करते हुए PM सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना को तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। एक्शन प्लान, मुख्य सचिव को इस योजना की नियमित मॉनिटरिंग, प्रभावी दूरगामी योजना बनाने के लिए मुख्यमंत्री जी ने निर्देशित किया है मुख्य सचिव जी को। सुरक्षा निर्देश, बारिश के मौसम में विद्युत घटनाएं न हो, इससे विशेष ध्यान रखते हुए घरेलू उपभोक्ताओं, उद्योगों व किसानों को बिना रुकावट निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। नर्मदा अवार्ड के लंबित भुगतान के निपटारे पर ऐतिहासिक समझौता, हमने कल भी इसके बारे में चर्चा की थी हमारे सेशन में। नई दिल्ली में केंद्रीय गृह सहकारिता मंत्री अमित शाह की गरिमामय मौजूदगी में समझौता हुआ है, जिसमें राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश मुख्यमंत्रियों के बीच ये ऐतिहासिक समझौता हुआ है, जिसमें राजस्थान का प्रतिनिधित्व राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने किया है। मोहनलाल यादव जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, भूपेंद्र पटेल गुजरात के मुख्यमंत्री, CR पाटिल जो केंद्रीय जल शक्ति मंत्री हैं और देवेंद्र फडणवीस जो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं, उन सभी ने मिलकर इस पर हस्ताक्षर किए। नेक्स्ट हम देखेंगे समझौते के महत्वपूर्ण बिंदु और लाभ, लंबित विवादों का हल। यह समझौता सरदार सरोवर परियोजना के निर्माण में लागत में राज्यों की हिस्सेदारी से जुड़े समय से लंबित विवादों के निपटान वन टाइम सेटलमेंट का मार्ग प्रशस्त करता है। पानी का बेहतर उपयोग, इस समझौते से नर्मदा नदी के जल का और अधिक बेहतर उपयोग सुनिश्चित हो सकेगा। मानसून काल का अधिशेष जल, सरप्लस वाटर, नर्मदा जल विवाद प्राधिकरण द्वारा वर्ष 1979 में किए गए जल आवंटन के तहत क्लॉज 4/5 के प्रावधान के अनुसार कोई भी राज्य मानसून के काल के दौरान उपलब्ध अधिशेष जल का उपयोग अपने राज्य में कर सकता है। यह अधिशेष जल उस राज्य के कोटे खाते में नहीं जोड़ा जाएगा। इस मानसून काल के अधिशेष जल भंडारण के लिए 2026-27 के बजट घोषणा के क्रम में DPR तैयार करवाई जा रही है। नेक्स्ट हम देखेंगे सामाजिक और आर्थिक उन्नति, इससे राजस्थान के अभावग्रस्त और पश्चिमी राजस्थान के वंचित क्षेत्रों को पेयजल ड्रिंकिंग वाटर उपलब्ध हो सकेगा और सामाजिक आर्थिक उन्नति का रास्ता खुलेगा। हालिया जो अन्य जल समझौते हैं उसमें हम देखें तो
पार्वती काली सिंध चंबल पीकेसी परियोजना तथा हथनीकुंड बैराज से राजस्थान शेखावाटी अंचल में जल उपयोग के लिए ऐतिहासिक समझौता तथा यमुना जल समझौता भी किया गया था। नेक्स्ट हम देखेंगे शिक्षा विभाग सुरक्षा से समझौता नहीं, खुले में बच्चों को न बैठाए। सर्वोच्च प्राथमिकता राज्य के विद्यालय गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ रहे विद्यार्थियों की सुरक्षा को शिक्षा विभाग ने सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। कड़ा संदेश स्कूल शिक्षा के अतिरिक्त मुख्य सचिव राजेश यादव ने शिक्षा संकुल सभागार में समीक्षा बैठक के दौरान स्पष्ट किया है कि बच्चों की सुरक्षा किसी भी प्रकार से समझौता नहीं किया जाएगा। जर्जर भवनों पर कार्यवाही ध्वस्तीकरण के आदेश प्रदेश के सभी जिला अधिकारियों को निर्देशित किए गए हैं कि जर्जर घोषित किए जा चुके भवनों को प्राथमिकता के आधार पर ध्वस्त किया जाए। खुले में बैठने पर रोक। जिन विद्यालयों के भवन जर्जर हैं वहाँ विद्यार्थियों को किसी भी हालत में खुली या सुरक्षित जगह पर नहीं बिठाया जाए। वैकल्पिक व्यवस्था प्रभावित बच्चों के अध्ययन के लिए तत्काल वैकल्पिक सुरक्षित स्थान अल्टरनेटिव अरेंजमेंट्स की व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश उन्होंने दिए हैं। कोटा और बारां में शहरी सेवा शिविरों का निरीक्षण। नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री जाबर सिंह खरा ने मंगलवार को कोटा व बारां जिले में आयोजित शहरी सेवा शिविरों का औचक निरीक्षण किया और व्यवस्थाओं का जायजा लिया। उन्होंने शिविर में पहुंचे नागरिकों से सीधा संवाद कर उनकी जो सुविधाएं हैं उनका फीडबैक लिया। लाभार्थियों को पट्टे व स्वीकृति पत्र वितरित किए। शिविरों का मुख्य उद्देश्य हम देखें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सुशासन के संकल्प और मुख्यमंत्री विजयलाल शर्मा के नेतृत्व में इन शिविरों का मुख्य उद्देश्य गरीबी, मध्यम वर्गीय और जरूरतमंद परिवारों को एक ही स्थान पर सरकारी योजनाओं को लाभ देना है। सरल व समयबद्ध आमजन को सभी सरकारी सेवाएं सरल, पारदर्शी और समयबद्ध तरीके से उनके निकट ही उपलब्ध कराना इसका मुख्य लक्ष्य है। कार्यप्रणाली में सुधार और आधुनिकता। ऑनलाइन डेटा एंट्री। शिविरों में ऑनलाइन डेटा एंट्री लगातार सतत मॉनिटरिंग की जा रही है। पारदर्शिता और गति। इस आधुनिक कार्यप्रणाली से विभाग में पारदर्शिता, जवाबदेही, आवेदनों का निपटारे में बड़ी सुधार आया है। अधिकारियों को सख्त दिशा निर्देश, समयबद्ध निस्तारण। मंत्रियों ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि शिविरों में प्राप्त प्रकरण के समयबद्ध, पारदर्शी, गुणवत्तापूर्ण निस्तारण सुनिश्चित किया जाए ताकि आम जन को राहत मिले। बिना भेदभाव लाभ। समाज के लाभार्थियों को पट्टा, पेंशन, आवास जैसी महत्वपूर्ण योजनाओं को लाभ बिना किसी भेदभाव के तुरंत उपलब्ध करवाया जाए। बुनियादी सुविधाएं जिनमें पेयजल, सफाई, अतिक्रमण, स्ट्रीट लाइट, सड़क, जन समस्याओं को सुना हुआ अधिकारियों को मौके पर समाधान के निर्देश दिए हैं। सफाई, पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए भी मजबूत बनाने पर जोर दिया है। पर्यावरण संरक्षण व स्थानीय अधिकारियों की रिपोर्ट। हरियालो राजस्थान के तहत निरीक्षण के दौरान मंत्री ने हरियालो राजस्थान अभियान के तहत पौधारोपण कर पर्यावरण संरक्षण का बड़ा संदेश भी दिया। कोटा विकास प्राधिकरण की रिपोर्ट, जिसमें प्राधिकरण जो कोटा विकास प्राधिकरण है उनके आयुक्त बचनीश अग्रवाल ने बताया कि लंबित आवेदनों की प्रतिदिन समीक्षा कर आवश्यक औपचारिकताएं पूरी की जा रही है। नगर निगम की रिपोर्ट। नगर निगम आयुक्त ओम प्रकाश मेहरा ने भी जानकारी दी कि नए प्राप्त आवेदनों को प्राथमिकता के आधार पर निपटाया जा रहा है। नेक्स्ट हम देखेंगे जो हमारे ग्रामीण सेवा शिविर है और शहरी सेवा शिविर है उनमें किन किन कार्यों को शामिल किया जा रहा है। सेवा शिविरों का आयोजन 12 जून से 15 जुलाई तक किया जा रहा है। हमने कितनी बार इसके बारे में चर्चा कर ली। 12 जून से 15 जुलाई तक सेवा शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। देख सकते हो आप ग्रामीण सेवा शिविरों में क्या क्या शामिल है, जिसमें हमने काफ़ी समय इसके बारे में चर्चा कर ली है, लेकिन आप एक क्विक रिवीजन इसका कर सकते हैं। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, जिसमें हम देखेंगे राजस्व अभिलेखों का शुद्धिकरण, खातों का विभाजन, प्रकरणों का निस्तारण आदि कार्य इसमें है, जिसमें आवास योजना, गुमंतु अर्ध गुमंतु श्रेणी के परिवारों को पट्टा वितरण, ग्रामीण सड़कों, राजकीय भवनों की मरम्मत, विद्युत सप्लाई, जो अन्य भौतिक सुविधाएं उनकी समस्याओं का समाधान, जो पॉलिसियाँ वितरण करना, प्रतिमांग संबंधी कन्यादान योजना से संबंधित योजनाओं का निस्तारण करना, जल भराव, बांधों का अतिक्रमण संबंधी प्रस्ताव तैयार करना, अतिक्रमण हटाने के लिए हैंडपंप की मरम्मत, गुणवत्ता की जांच आदि कार्य इसमें किए जाएंगे, जिसमें निःशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर भी आयोजन किए जाएंगे। विभिन्न योजनाओं का लाभ दिया जाएगा, योजनाओं की जानकारी दी जाएगी, स्वास्थ्य जाँच की जाएगी ग्रामीण सेवा शिविरों में। नेक्स्ट हम शहरी शिविरों में भी ये देखें। शहरी सेवा शिविर में जो पट्टे जारी किए जाएंगे, पेचवर्क के कार्य किए जाएंगे, जो बुनियादी जो सुविधाएं हैं उनको मरम्मत की जाएगी, उनकी जो प्रमाण पत्र है विभिन्न, जैसे जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र, विवाह पंजीयन प्रमाण पत्र, ट्रेड लाइसेंस आदि उन्हें प्रदान किए जाएंगे। फ्लेक्सिब योजनाओं की जानकारी दी जाएगी, पट्टे जारी किए जाएंगे, वे विभिन्न प्रकार की छूट उपलब्ध करवाई जाएगी। आप देख सकते हैं शहरी सेवा शिविरों का भी आप स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं, से आप विस्तार से पढ़ सकते हैं। हमने अपने जो पिछले सेशन रहे हैं उनमें हमने इसके बारे में विस्तार से चर्चा की थी। चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं। विदेश संपर्क स्टेट आउटरीच कॉन्फ्रेंस की तैयारी। पहली बार आयोजन। राजस्थान में पहली बार विदेश संपर्क स्टेट
आउटरीच कॉन्फ्रेंस का आयोजन होने जा रहा है। विदेश मंत्रालय भारत सरकार एवं राजस्थान सरकार के संयुक्त तत्वाधान से। विदेश मंत्रालय भारत सरकार तथा राजस्थान सरकार के संयुक्त तत्वाधान में 16 जुलाई को 12 जून से 15 जुलाई तक सेवा शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। 16 जुलाई को राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर RIC में विदेश संपर्क आउटरीच कॉन्फ्रेंस की कार्यक्रम किया जाएगा। सह अध्यक्षता उसमें देखें तो सह अध्यक्षता विदेश मंत्रालय के सचिव CPV एवं OIE प्रिया रंगनाथन एवं राजस्थान के मुख्य सचिव श्री श्रीनिवास अध्यक्षता इसकी करेंगे। जो विदेश मंत्रालय के सचिव है श्री प्रिया रंगनाथन और राजस्थान के मुख्य सचिव श्री श्रीनिवास इसकी अध्यक्षता करेंगे। 16 जुलाई को विदेश संपर्क आउटरीच कॉन्फ्रेंस का आयोजन राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में किया जाएगा। आयोजन की समीक्षा देखते तो मुख्य सचिव श्री श्रीनिवास ने सचिवालय में आयोजित बैठक में आयोजन की रूपरेखा, सेशन प्लान, स्पीकर्स, लॉजिस्टिक्स, सुरक्षा, मीडिया जैसी समन्वय की सभी व्यवस्थाओं को गहन समीक्षा उन्होंने की है। नेक्स्ट हम देखेंगे कॉन्फ्रेंस के मुख्य उद्देश्य व चर्चा के विषय। फर्जी एजेंटों से बचाव। जो कॉन्फ्रेंस है इसका मुख्य उद्देश्य लोगों को सुरक्षित व वैध प्रवासन, जो सेफ एंड लीगल माइग्रेशन है, के प्रति जागरूक करना व फर्जी एजेंटों व अवैध प्रवासन के तरीकों से बचाव की जानकारी देना है। महत्वपूर्ण जानकारी इसमें देखें तो विदेश मंत्रालय के काउंसलर, पासपोर्ट, वीजा, प्रवासी भारतीयों से संबंधित योजनाओं और पहलों की जानकारी उपलब्ध करवाई जाएगी। कल्याण और विकास। विदेश में कार्यरत भारतीय नागरिकों, श्रमिकों के हितों की रक्षा करने के लिए प्रवासी राजस्थानियों से जुड़ी पहल, निवेश, उद्योग संभावनाएं, कौशल विकास, पर्यटन संवर्धन व प्रवासी समुदाय की सहभागिता बढ़ाना शामिल है। इस कार्यक्रम का इतिहास हम देखें तो विदेश मंत्रालय द्वारा विदेश संपर्क कार्यक्रम की शुरुआत 2017 में की गई थी। राजस्थान से पहले ये कार्यक्रम तेलंगाना, केरल, महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, हरियाणा, पंजाब, त्रिपुरा, बिहार, उत्तराखंड, आंध्र प्रदेश सरकारों के सहयोग से आयोजित किया जा चुका है। अब राजस्थान में भी 16 जुलाई को किया जाएगा। नेक्स्ट हम देखेंगे वाणिज्यिक कर विभाग फेसलेस रैंडमाइज्ड स्क्रूटनी व्यवस्था लागू। अग्रणी पहल। राज्य सरकार ने वाणिज्यिक कर विभाग में करदाताओं के लिए फेसलेस रैंडमाइज्ड स्क्रूटनी व्यवस्था लागू की है, जो देश में अपनी तरह की अनूठी व्यवस्था है। कंप्यूटर आधारित रैंडम प्रणाली। कर विवरणियों, टैक्स जो रिटर्न्स हैं उनकी स्क्रूटनी के लिए प्रकरणों, जो केसेज हैं उनका चयन, आवंटन पूरी तरह से कंप्यूटर आधारित रैंडम प्रणाली से किया जाएगा। वित्तीय वर्ष 2022-23 से संबंधित विशेष स्क्रूटनी प्रकरणों का आवंटन रैंडम आधार पर कर दिया गया है। करदाताओं को लाभ और पारदर्शिता, मानवीय हस्तक्षेप कम होगा, जिससे अनावश्यक जो सीधे संपर्क, डायरेक्ट कनेक्शन की आवश्यकता नहीं होगी। विभागीय अधिकारियों व करदाताओं जो टैक्स पेयर्स हैं उनके बीच में निष्पक्षता। इस व्यवस्था से पूरी तरह अत्यधिक पारदर्शी व निष्पक्ष बनेगी। पोर्टल से सूचना का जिन करदाताओं जो टैक्स पेयर्स हैं उनके मामले स्क्रूटनी के लिए चुने गए हैं, उन्हें नियमानुसार पोर्टल के माध्यम से सूचित किया जाएगा। सख्त निर्देश। यदि करदाताओं द्वारा समय पर उचित कार्यवाही नहीं की जाती तो सक्षम अधिकारी द्वारा अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जाएगी। नेक्स्ट हम देखेंगे पत्रकारिता और जनसंचार में भी राज्य पात्रता परीक्षा सेट विषय को मिली मंजूरी। UGC नेट की तर्ज पर आयोजित होने वाली राज्य पात्रता परीक्षा सेट 2026 में पत्रकारिता और जनसंचार, जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन विषय को भी शामिल किया है। करियर में लाभ। इस परीक्षा को उत्तीर्ण करने वाले अभ्यर्थी राजस्थान के महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों में सहायक प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर पद पर पात्र होंगे, जिनके लिए UGC नेट करना अनिवार्य नहीं होगा। विशेष प्रयास। हरदेव जोशी पत्रकारिता और जनसंचार विद्यालय HJU के कुल गुरु नंद किशोर पांडे के अनुसार के विशेष प्रयासों से इससे पाठ्यक्रम में शामिल किया गया है। स्कूली स्तर पर मीडिया का विस्तार। CBSE की पहल है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने अब 11वीं और 12वीं में कक्षा कौशल आधारित कार्यक्रम, स्किल बेस्ड करिकुलम में मीडिया अध्ययन भी लागू किया है। नेक्स्ट हम देखेंगे सड़क व हादसे, बिजली कंपनियों पर लापरवाही, सीधे CS करेंगे मॉनिटरिंग। हमने पहले भी इसके बारे में चर्चा की थी। सड़क हादसे, बिजली कंपनियों पर लापरवाही की सीधी मॉनिटरिंग जो मुख्य सचिव है उनके द्वारा की जाएगी। राजस्थान में जर्जर विद्युत लाइनों, बिजली कंपनियों की अव्यवस्था के कारण हो रहे करंट से मौतों के मामलों में सरकार सख्त हो गई है। अब मुख्य सचिव श्री श्रीनिवास स्वयं विभाग की सीधे मॉनिटरिंग करेंगे। मुख्य सचिव ने इस गंभीर विषय को ऊर्जा विभाग व तीनों बिजली वितरण कंपनियों के वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक बुलाई है। अधिकारियों की लापरवाही, जर्जर लाइनों व समय पर मेंटेनेंस न होने की वजह से हादसों को रोकने के लिए फील्ड स्तर पर निगरानी व्यवस्था की समीक्षा की जाएगी। राजस्थान पत्रिका के प्रवाह स्तंभ में मदहोश विभाग शीर्षक से 8 जुलाई के अंक में इस प्रशासनिक संवेदनशीलता के मुद्दे पर प्रमुखता से उठाया गया था, जिसके बाद ये निर्णय मुख्य सचिव जी द्वारा लिया गया है। नेक्स्ट हम देखेंगे क्विक कॉमर्स कंपनियों को विशेष छूट, जांच समिति नीति की समीक्षा की मांग।
चिंता और उठते सवाल, डार्क स्टोर्स पर आपत्ति, देश में तेजी से बढ़ रहे क्विक कॉमर्स कंपनियों को बड़े पैमाने पर चल रहे डार्क स्टोर्स व वेयर हाउसों के संचालन के लिए विवाद खड़ा हो गया। क्विक कॉमर्स मतलब कुछ ही समय में आपको, अगर आप अभी ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं और 10 मिनट में 5 मिनट में आपको आपकी डिलीवरी मिल जाती है, क्विक कॉमर्स उसे हम कहते हैं। क्योंकि क्विक आपकी बहुत ही जल्दी आपकी जो डिलीवरी की जाती है, जो सामान आपने ऑनलाइन मंगाया हुआ होता है उसके लिए जो बड़े पैमाने पर डार्क स्टोर्स बने हुए होते हैं और वेयर हाउस बने होते हैं जहाँ ये संचालन किया जाता है। मंत्रालय को पत्र, ऑल इंडिया कंज्यूमर प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूटर्स फेडरेशन ने केंद्रीय वाणिज्य मंत्रालय को पत्र लिखकर अमेजन, फ्लिपकार्ट जैसी कंपनियों पर क्विक कॉमर्स सेवाओं की जांच की मांग की है। आरोप है कि ये विदेशी निवेश वाली कंपनियां नियमों के विपरीत इन्वेंट्री आधारित कारोबार मॉडल अपना रही हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे क्विक कॉमर्स का बाजार और प्रभाव। भारत में क्विक कॉमर्स का बाजार लगभग 8 से 10 अरब डॉलर का है, जिसके आगे $20 से ज़्यादा होने का अनुमान है। देश के 100 से ज़्यादा शहरों में पहुंच चुकी है। छोटे व्यापारियों को नुकसान। जोधपुर, उदयपुर, कोटा जैसे शहरों में डेली ग्रोसरी, डेयरी, स्नैक्स और पर्सनल केयर उत्पादों की बिक्री ऑनलाइन शिफ्ट होने से राजस्थान के 5 लाख से अधिक किराना व छोटे रिटेल संस्थान मंदी की चपेट में आ गए हैं। फेडरेशन के अध्यक्ष सुरेश अग्रवाल ने FDI नीति की समीक्षा की मांग की है। फेडरेशन की 4 प्रमुख मांगों में हम देखें तो अमेजन और फ्लिपकार्ट के क्विक कॉमर्स मॉडल की FDI नियमों के तहत जांच हो, डार्क स्टोरेज के संचालन के लिए दी गई किसी भी विशेष अनुमति को सार्वजनिक किया जाए, इस मामले को प्रतिस्पर्धा आयोग CCI और केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण को भेजा जाए, पारंपरिक खुदरा बाजार में पड़ने वाले प्रभाव के अध्ययन के लिए उच्च स्तरीय समिति का गठन किया जाए। क्विक रिस्पॉन्स की आड़ में, क्विक सर्विस की आड़ में जो बड़े बड़े डार्क स्टोर्स का और वेयर हाउस का नियमों के विपरीत जाकर निर्माण करते हैं, उसके विपरीत जाकर संचालन करते हैं, इसके विरुद्ध कार्यवाही करने के लिए निरंतर मांग की जा रही है। वैज्ञानिक सफाई व्यवस्था, कचरे पर मशीनों की हुकूमत। तीसरा, मैकेनाइज्ड ट्रांसफर स्टेशन। जयपुर शहर की कचरा प्रबंधन व्यवस्था को आधुनिक बनाने के लिए बुधवार को तीसरे मैकेनाइज्ड ट्रांसफर स्टेशन का शुभारंभ नगरीय विकास मंत्री जाबन सिंह खरा और विधायक कालीचरण सराफ ने किया है। मैकेनाइज्ड ट्रांसफर स्टेशन का, और ये जो तीसरा मैकेनाइज्ड ट्रांसफर स्टेशन है उसका निर्माण जालाना जयपुर में नगर निगम द्वारा करीब 8 करोड़ की लागत से बनाया गया है, जहां मालवीय नगर व जालाना जोन का कचरा लाया जाएगा। आगामी लक्ष्य हम देखें तो वर्तमान में जयपुर में 3 स्टेशन संचालित हैं, जालाना व लाल डूंगरी। अगले वर्ष में शहर में 8 मैकेनाइज्ड ट्रांसफर स्टेशन विकसित किए जाएंगे, जिससे कचरे को मैनुअल हैंडलिंग पूरी तरह से समाप्त हो जाएगी। नेक्स्ट हम देखेंगे जनता और निगम को होने वाले फायदे। प्रदूषण और बदबू से राहत। कचरे से सीधे कंपेंटर में भरा जाएगा, जिससे कचरों के ढेर नहीं दिखेंगे व दुर्गंध व धूल व लीचेट की समस्या कम होगी। समय और ईंधन की बचत। डोर टू डोर वाहनों के आने वाला कचरा सीधे बड़े वाहनों के जरिए लांगड़ियावास वेस्ट टू एनर्जी प्लांट भेजा जाएगा, जिससे परिवहन और संचालन लागत घटेगी। स्वच्छ सर्वेक्षण में लाभ। सुप्रीम कोर्ट स्वच्छ भारत मिशन की गाइडलाइन की पालना होगी। स्वच्छ सर्वेक्षण में अतिरिक्त अंक मिलेंगे शहर को, अर्थात जयपुर शहर की हम बात कर रहे हैं। जालाना के नए स्टेशन की क्षमता लगभग 150 टन प्रतिदिन है, जिससे स्टेशन की कुल क्षमता अब 450 टन हो गई है। जयपुर शहर से प्रतिदिन करीब 2000 टन कचरा निकलता है। नेक्स्ट हम देखेंगे भारत और अमेरिका के बीच विद्यार्थियों में एक साथ सीखा संगीत आदान प्रदान कार्यक्रम के तहत राजस्थान विश्वविद्यालय के संगीत विभाग में भारत और अमेरिका के बीच एक अनूठा सांस्कृतिक शैक्षणिक कार्यक्रम आयोजित हुआ। विदेशी मेहमान कैलिफोर्निया स्टेट यूनिवर्सिटी फुलटर्न USA से आए 32 छात्र छात्राओं ने भारतीय संगीत और संस्कृति को समझा। कल भी हमने इसके बारे में चर्चा की थी। जो संगीत आदान प्रदान कार्यक्रम है, राजस्थान विश्वविद्यालय के संगीत विभाग में इसका आयोजन किया जा रहा है, जहां कैलिफोर्निया स्टेट यूनिवर्सिटी फुलटर्न के 32 छात्र छात्राएं शामिल हुए थे। कलात्मक जुगलबंदी कार्यक्रम में कोरल संगीत के माध्यम से वैश्विक संगीत परंपराओं को साझा किया गया। अमेरिकी छात्रों ने याग यमन की बंदिश गाई, वहीं कोरल संगीत से समा बांधा। नेक्स्ट हम देखेंगे एशिया जूनियर बैडमिंटन चैंपियनशिप। जयपुर के 3 शटलर चयनित। भारतीय टीम में चयन हुआ है एशिया जूनियर बैडमिंटन चैंपियनशिप के लिए। जयपुर के 3 उभरते बैडमिंटन शटलर्स, जिसमें अंशुमान चौधरी, अनवी राठौड़ व मनन शर्मा का चयन प्रतिष्ठित बैडमिंटन एशिया अंडर 17 व अंडर 15 जूनियर चैंपियनशिप के लिए भारतीय टीम में हुआ है। यह चैंपियनशिप 8 से 13 सितंबर तक चीन के चेंगदू में आयोजित की जाएगी। इन खिलाड़ियों का चयन बेंगलुरु में आयोजित योनेक्स सनराइज सब जूनियर प्रतियोगिता में उनके शानदार प्रदर्शन के दम पर हुआ है। नेक्स्ट हम देखेंगे, आप देख सकते हैं अंशुमान, अनवी व मनन खिलाड़ियों का व्यक्तिगत प्रदर्शन देखें तो बेंगलुरु की जो प्रतियोगिता है उसमें अच्छे प्रदर्शन के आधार पर इनका चयन एशिया अंडर 17 व अंडर 15 वर्ग में हुआ है, जिसमें हम देखें तो अंशुमान चौधरी बेंगलुरु की प्रतियोगिता में बॉयज़ सिंगल्स का
खिताब जीता। आगामी चैंपियनशिप में अंडर 17 बॉयज सिंगल्स में खेलेंगे अन्वी राठौड़। बेंगलुरु में अंडर 17 का खिताब जीता। वह अंडर 15 में उप विजेता रही हैं अन्वी राठौड़। आगामी टूर्नामेंट में अंडर 15 व अंडर 17 दोनों में खेलेगी। मनन शर्मा का चयन बेंगलुरु में अंडर 15 मिक्स्ड डबल में उप विजेता रहे हैं, अर्थात सेकेंड रैंक पर रहे हैं। आगामी चैंपियनशिप में जो एशियन अंडर 15 चैंपियनशिप है मिक्स्ड डबल में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। आप देख सकते हैं इन्हें। नेक्स्ट हम देखेंगे, पूर्व क्रिकेटर मरुधर शेखावत ने फिल्म बेबी डू डाई डू से किया बॉलीवुड डेब्यू। अभिनय की नई पारी, बॉलीवुड डेब्यू। राजस्थान के लिए लंबे समय तक क्रिकेट खेल चुके मरुधर शेखावत ने बॉलीवुड फिल्म बेबी डू डाई डू से अब बड़े पर्दे पर अपने अभिनय की करियर की शुरुआत की है। फिल्म में मुख्य भूमिका में मशहूर एक्ट्रेस हुमा कुरैशी हैं। क्रिकेट का बैकग्राउंड रहा है उनका। मरुधर शेखावत ने करीब 10 साल तक राजस्थान के लिए क्रिकेट खेला है। वे 12 साल पहले जयपुर से मुंबई एक्टर बनने का सपना लेकर गए थे। विज्ञापनों का अनुभव, बॉलीवुड फिल्म में मुख्य भूमिका निभाने से पहले वे 100 से ज़्यादा विज्ञापनों में कॉमर्शियल्स में काम कर चुके हैं मरुधर शेखावत। नेक्स्ट हम देखेंगे, स्पेशल ड्राइविंग ट्रैक। अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप बेटियों को बदली किस्मत। महिला बदलाव की सारथी समारोह का आयोजन किया गया। महिला बदलाव की सारथी कारों की चाबियां सौंपी। आज़ाद फाउंडेशन के तत्वाधान में जयपुर के राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में आयोजित समारोह में मुख्य सचिव श्री वी श्रीनिवास ने पेशेवर ड्राइविंग का प्रशिक्षण पूरा करने वाली 6 जरूरतमंद बेटियों को कारों की चाबियां सौंपी व हरी झंडी दिखाई। वैश्विक प्रेरणा मॉडल, कठिन हालातों को मात देकर कैब ड्राइविंग में पहचान बनाने वाली संजू, विनीता, सोना, सुमित्रा, संध्या की कहानी को महिला सशक्तिकरण का एक ग्लोबल मॉडल बताया है। अंतर्राष्ट्रीय मानकों पर विशेष ड्राइविंग टैक्स स्पेशल ट्रैक। मुख्य सचिव ने घोषणा की कि विदेशों में लेफ्ट हैंड ड्राइव वाहनों के लिए प्रशिक्षित ड्राइवरों की भारी मांग को देखते हुए राज्य में अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप स्पेशल ड्राइविंग ट्रैक विकसित किए जाएंगे, अर्थात जो लेफ्ट हैंडर से ड्राइविंग टेस्ट संचालित किए जाएंगे, जिससे जो राजस्थान में भी लेफ्ट हैंडर्स जो राइडर्स होते हैं उनका ड्राइवर होते हैं उनका निर्माण किया जाएगा, उन्हें प्रशिक्षण दिया जाएगा। वैश्विक रोजगार, राजस्थान फाउंडेशन प्रवासियों को जोड़कर प्रदेश की बेटियों के लिए वैश्विक स्तर पर रोजगार की राह आसान बना रहे। कार्यक्रम में परिवहन विभाग के मुख्य शासन सचिव भवानी सिंह तथा आज़ाद फाउंडेशन के चेयरपर्सन अलका शर्मा भी मौजूद थे। नेक्स्ट हम देखेंगे, गडकरी की सौगात। 15,000 करोड़ से बनेगा कोटा इटावा अटल एक्सप्रेस वे। नए हाईवे प्रोजेक्ट और कनेक्टिविटी। अटल एक्सप्रेस वे। केंद्रीय सड़क परिवहन राज्य मंत्री नितिन गडकरी ने राजस्थान के कोटा ग्वालियर इटावा को जोड़ने के लिए 15,000 करोड़ रुपए की लागत से चंबल के किनारे बनने वाले अटल एक्सप्रेस वे की घोषणा की है। ये मार्ग मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश को भी जोड़ेगा, अर्थात मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश व राजस्थान को जोड़ेगा। कोटा ग्वालियर इटावा जो वे है अटल एक्सप्रेस वे। कुल बजट है इस राज्य के लिए करीब 16,000 करोड़ रुपए के लिए नए हाईवे प्रोजेक्ट का ऐलान किया है। कुल जो अटल एक्सप्रेस वे है वो 15,000 करोड़ की लागत से बनेगा। राज्य के लिए 16,000 करोड़ रुपए का हाईवे प्रोजेक्ट का ऐलान किया है। ऐतिहासिक लैंडिंग। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे के निरीक्षण के दौरान पहली बार एक्सप्रेस वे पर मुख्यमंत्री का हेलीकॉप्टर उतारा गया। पहली बार किसी एक्सप्रेस वे पर हेलीकॉप्टर उतारने की घटना है ये। मुख्यमंत्री गडकरी, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने करीब 92 किलोमीटर का सफ़र तय कर सड़क की गुणवत्ता परखी। आप देख सकते हैं सड़क पर जो एक्सप्रेस वे है वहाँ पर मुख्यमंत्री जी का हेलीकॉप्टर उतारा गया। ये फर्स्ट टाइम ऐसा है कि सड़क पर हाईवे पर हेलीकॉप्टर उतारा गया हो, न कि हेलीपैड पर। नेक्स्ट हम देखेंगे, स्थानीय क्षेत्रों को लाभ व निर्देश। 14 जिलों को लाभ। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के अनुसार इस एक्सप्रेस वे से राजस्थान के 14 जिलों को सीधा लाभ मिलेगा। परिवहन लागत घटेगी, उद्योगों को बढ़ावा मिलेगा। अवैध ढाबों पर FIR। गडकरी ने एक्सप्रेस वे पर लगातार हो रहे हादसों, ब्लैक स्पॉट्स पर चिंता जताते हुए सड़क के किनारे अवैध रूप से कट बनाने वाले ढाबा संचालकों के खिलाफ FIR दर्ज करने के निर्देश दिए हैं। कोटा को विशेष राहत। 551 करोड़ रुपये की लागत से चेचट इंटरचेंज पर 10 किलोमीटर का बाईपास बनेगा, जो दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे NH-52 कोटा झालावाड़ से जोड़ेगा। जो दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे को NH-52 कोटा झालावाड़ से जोड़ेगा। 1,220 करोड़ रुपए की लागत से बालापुरा इंटरचेंज से कोटा शहर तक 4 लेन सड़क बनाई जाएगी। कोटा क्षेत्र में मुकुंदरा टनल के निर्माण से पिछले 2.5 वर्षों में 5,000 करोड़ के विकास के कार्य शुरू हैं, जिससे कोटा को अब एयर और रेल कनेक्टिविटी से भी जोड़ा जाएगा। राजस्थान पेट्रो जोन रिफाइनरी शुरू, अब उद्योगों का इंतजार। लोकेशन हम देखें तो पश्चिम राजस्थान की तस्वीर बदलने वाली पचपदरा रिफाइनरी बालोतरा का संचालन शुरू हो गया है। इसके निकट बोराबास कलावा क्षेत्र में रिको द्वारा विकसित राजस्थान पेट्रो जोन RPZ
में सड़क, बिजली और अन्य बुनियादी सुविधाओं के लिए पूरी तरह से तैयार कर लिया गया है। रिफाइनरी के संचालन से क्षेत्र में 2000 से अधिक सहायक उद्योग स्थापित होने की उम्मीद है, जहां करीब 135 प्रकार के पेट्रोकेमिकल उत्पाद तैयार किए जाएंगे। नेक्स्ट हम देखेंगे वर्तमान चुनौतियां। निर्माण कार्य शून्य रफ्तार धीमी। रिको द्वारा प्रथम चरण में 29.77 हेक्टेयर क्षेत्र में 86 उद्योग भूखंड व 8 प्लग एंड प्ले फैक्ट्री शेड प्रस्तावित किए गए हैं। प्रत्यक्ष आवंटन योजना के तहत 45 भूखंड आवंटित किए जा चुके हैं, लेकिन आवंटन के बाद भी धरातल पर एक भी औद्योगिक इकाई का निर्माण कार्य शुरू नहीं हुआ है। प्लग एंड प्ले मॉडल से उम्मीद। छोटे मध्यम उद्योगों को जल्दी शुरू करने के लिए रिको द्वारा 8 प्लग एंड प्ले फैक्ट्री शेड स्थापित किए जा रहे हैं, जिनमें 2 शेड अंतिम चरण में, जबकि 6 का निर्माण मार्च 2027 तक पूरा करने का लक्ष्य है। इससे उद्यमियों को भवन निर्माण में समय नहीं गंवाना पड़ेगा। पेट्रोजोन में जो मुख्य रूप से लगने वाले उद्योग होते हैं उनमें उनके बारे में हम चर्चा करें तो फर्स्ट है प्लास्टिक व पैकेजिंग उद्योग, पाइप, बोतलें, ड्रम, कंटेनर आदि का निर्माण करना। और सेकेंड है ऑटोमोबाइल, गाड़ियों के पार्ट्स, प्लास्टिक कंपोनेंट, मोल्डिंग आदि उत्पाद बनाना। थर्ड है मेडिकल में सिरिंज, आईवी फ्लूइड, बोतलें व अन्य उपकरण बनाना। घरेलू उत्पाद में थर्मोवेयर, बाल्टी, मग, फर्नीचर आदि बनाना। लॉजिस्टिक में ट्रांसपोर्ट, वेयरहाउस, गोदाम, परिवहन व मशीनरी सर्विस आदि बनाने का कार्य पेट्रोजोन में मुख्य रूप से होता है। नेक्स्ट हम देखेंगे सौर ऊर्जा का नया अध्याय। राजस्थान व आईसीए के बीच ऐतिहासिक समझौता, हमने पहले भी चर्चा की थी इसके बारे में। इंटरनेशनल सोलर अलायंस 128 देशों का सदस्य वाला इंटरनेशनल सोलर अलायंस व राजस्थान सरकार के बीच फ्रेमवर्क फॉर एक्शन एडवांस क्लीन एनर्जी ड्रिवन सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर हस्ताक्षर करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की उपस्थिति में ऊर्जा सचिव आरती डोगरा व आईएसए महानिदेशक आशीष खन्ना के भी समझौते पर हस्ताक्षर हुए हैं। वर्तमान में राजस्थान सौर ऊर्जा उत्पादन में देश में दूसरे स्थान पर है सौर ऊर्जा उत्पादन में, जबकि वैश्विक स्तर पर दूसरे पायदान पर पहुंच चुका है। जबकि भारत वैश्विक स्तर पर दूसरे पायदान पर पहुंच चुका है। नेक्स्ट हम देखेंगे 2035 तक ऊर्जा रोडमैप पर लक्ष्य 125 गीगावाट का लक्ष्य। जो राजस्थान है सौर ऊर्जा उत्पादन में देश में अग्रणी राज्य है, लेकिन दूसरे स्थान पर है। ये शायद प्रिंट मिस्टेक यहाँ हो गई है। और भारत वैश्विक स्तर पर दूसरे पायदान पर पहुंच गया है सौर ऊर्जा उत्पादन में, जबकि राजस्थान फर्स्ट रैंक पर रहा है। 125 गीगावाट का लक्ष्य। टोटल राजस्थान में 2030 तक 125 गीगावाट सौर ऊर्जा क्षमता विकसित करने का लक्ष्य है। एनर्जी ट्रांजिशन प्लान 2030-35 की ऊर्जा आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए रोड मैप तैयार किया गया है, जिसमें ग्रिड आधुनिकीकरण, ऊर्जा भंडारण और ऊर्जा दक्षता आवश्यक नीतिगत सुधार शामिल होंगे। एआई से बिजली की मांग व सटीक पूर्वानुमान के लिए पायलट प्रोजेक्ट चलाया जाएगा। हमने पहले भी इसके बारे में चर्चा की थी। हीरालाल नागर के अनुसार यह पायलट प्रोजेक्ट अजमेर विद्युत वितरण निगम में डिजिटल ट्विन तकनीक पर आधारित पायलट प्रोजेक्ट चलाया जाएगा। नेक्स्ट हम देखेंगे U-DICE प्लस की रिपोर्ट। कक्षा 12 तक पहुंचते पहुंचते आधे बच्चे छोड़ रहे हैं स्कूल। छात्र ठहराव, रिटेंशन रेट में हम देखें वास्तविक स्थिति, चिंताजनक ड्रॉप आउट दर। शिक्षा मंत्रालय की ओर से जारी यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन प्लस U-DICE प्लस 2025-26 की रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान में कक्षा 1 में प्रवेश लेने वाले 100 बच्चों में से केवल 51.8% बच्चे ही 12वीं तक पहुंच पाते हैं, यानी लगभग 48% बच्चे ही 12वीं पास कर रहे हैं फर्स्ट क्लास में। जो एडमिशन लेने वालों में माध्यमिक शिक्षा पूरी करने से पहले ही स्कूल छोड़ देते हैं। स्कूल का स्तर के अनुसार रिटेंशन रेट जिसमें देखें तो प्ले और नर्सरी स्कूल में 93.2% छात्र स्कूल में बने रहते हैं। प्रिपेरेटरी स्तर पर 82.5% और मिडिल स्तर पर 77% बच्चे ही स्तर पर पहुंच जाते हैं, और सीनियर सेकेंडरी स्तर पर 51.8% बच्चे ही पहुंच पाते हैं। 51.8%। राजस्थान की स्थिति और बुनियादी ढांचा हम देखें तो स्कूलों में शिक्षकों की संख्या, राज्य में स्कूल व शिक्षकों की संख्या 1,06,445 है, जिनमें स्कूलों की संख्या 1,06,445 है, जिनमें कुल नामांकन 1,59,45,455। कुल शिक्षकों की संख्या 7,93,158 है। सकारात्मक पहलू हम देखें तो उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश की तुलना में राजस्थान की देश के कुल स्कूलों में हिस्सेदारी अधिक है। राज्य में छात्र शिक्षक अनुपात सुधरकर 22 हुआ है, यानी प्रति 20 छात्रों पर एक शिक्षक उपलब्ध है। गिरावट का मुख्य कारण हम देखें तो यूनिफाइड नीति विशेषज्ञ बी कोठारी के अनुसार प्राथमिक स्तर पर पढ़ाई के तौर तरीकों में कमी के कारण 8वीं स्तर तक कई बच्चे हिंदी का एक साधारण वाक्य भी नहीं पढ़ या लिख पाते हैं, जिसके अलावा वंचित वर्ग के बच्चे सर्वाधिक स्कूल छोड़ते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे सुपर सुखोई परियोजना, पश्चिमी सीमा पर बढ़ेगी ताकत। देशी विरूपाक्ष रडार सफल। फर्स्ट लाइन उड़ान परीक्षण सफल। स्वदेशी रडार। भारतीय वायुसेना की अग्रिम पंक्ति के लड़ाकू विमान सुखोई 30 MKI देश में
पर देश में निर्मित विरूपाक्ष एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली एकेंड एरे AESA विरूपाक्ष एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली एकेंड एरे का रडार लगाया जाएगा। हाल ही में इसका फर्स्ट लाइव टेस्ट सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। जोधपुर एयरफोर्स स्टेशन पश्चिमी सीमा के पास स्थित सबसे महत्वपूर्ण जोधपुर एयरफोर्स स्टेशन के पास तैनात सुखोई विमान है, इसे अपग्रेड में किया जाएगा। अर्थात जो जोधपुर एयरफोर्स स्टेशन है वहाँ जो सुखोई विमान स्थित है उनके लिए ये जो विरूपाक्ष एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकल एस्केंड एरे रडार है उसको लगाया जाएगा जोधपुर एयरपोर्ट स्टेशन पर। नेक्स्ट हम देखेंगे चरणबद्ध अपग्रेड योजना। इस चरण में 84 सुखोई विमानों को विरूपाक्ष रडार, आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सिस्टम और एवियोनिक्स के साथ अपग्रेड किया जाएगा। 84 सुखोई विमानों को वायुसेना के पास वर्तमान में करीब 250 सुखोई विमानों का बेड़ा है। 2027 के मध्य में होकर 800 विमान पर रडार को लगाकर लंबी दूरी के लक्ष्यों की ट्रैकिंग, इलेक्ट्रॉनिक जैमिंग जैसी वास्तविक परिस्थितियों में परीक्षण किया जाएगा। 2028 में सुखोई 30 MKI पर इस रडार के साथ वास्तविक उड़ान परीक्षण शुरू होने की संभावना है। 2028 तक दीर्घकालीन लक्ष्य इस रडार के माध्यम से सुखोई बेड़े को 2050 तक अत्याधुनिक लड़ाकू विमान में उपयोग में लिया जा सकेगा। नेक्स्ट हम देखेंगे स्मार्ट राशन कार्ड। जन्म पर नाम स्वतः जुड़ेगा, मृत्यु पर अपना नाम हटेगा। खाद्य विभाग की पूरी तरह से स्वचालित ऑटोमेटिक व्यवस्था, चक्कर काटने से मुक्ति। जोधपुर सहित पूरे प्रदेश में अब राशन कार्ड में नाम जुड़वाने या हटवाने के लिए सरकारी दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। राज्य सरकार ने जन्म व मृत्यु पंजीकरण को राशन कार्ड के डेटाबेस से सीधा जोड़ दिया है। सॉफ्टवेयर एकीकरण। यह नई प्रणाली आर्थिक व सांख्यिकी निर्देशालय, पहचान पोर्टल व जन आधार व खाद्य विभाग के सॉफ्टवेयर के आपसी एकीकरण से संचालित होगी। इससे मानवीय हस्तक्षेप समाप्त होगा व पारदर्शिता बढ़ेगी। नवजात के लिए बेबी ऑफ मम्मी का नियम। अस्थायी नाम। यदि जन्म प्रमाण पत्र बनाते समय नवजात का नाम तय नहीं हुआ है तो राशन कार्ड में अस्थायी रूप से बेबी ऑफ माता का नाम दर्ज किया जाएगा, जिसके बाद जैसे ही जन आधार में नाम अपडेट होगा राशन कार्ड में भी नाम स्वतः संशोधित हो जाएगा और राशन कार्ड का आवंटन शुरू हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखेंगे KYC। बच्चे की उम्र 5 वर्ष पूरी होने पर उसका बायोमेट्रिक KYC कराना अनिवार्य होगा। मृत्यु पर स्वतः नाम हटना। किसी भी व्यक्ति का मृत्यु पंजीकरण होते ही उनका नाम राशन कार्ड से अपने आप हटा दिया जाएगा। राशन डीलरों को सख्त निर्देश दिए हैं कि वे केवल ऑनलाइन उपलब्ध डेटा के आधार पर ही राशन कार्ड बांटे। नेक्स्ट हम देखेंगे महाराजा उम्मेद सिंह जयंती, 123वीं जयंती। महाराजा उम्मेद सिंह जी की आधुनिक मारवाड़ के निर्माता हैं। महाराजा उम्मेद सिंह जी आधुनिक मारवाड़ के निर्माता व हवाई सेवाओं के जनक। आधुनिक मारवाड़ के निर्माता व हवाई सेवाओं के जनक उम्मेद सिंह जी की 123वीं जयंती जोधपुर में रेलवे स्टेशन के पास स्थित स्टेचू सर्कल पर श्रद्धा व गरिमा के साथ मनाएगी। मुख्य उपस्थित इसमें सांसद गज सिंह जी जो पूर्व सांसद रहे हैं, जबकि मुख्य अतिथि GOC 12 कॉर्प्स लेफ्टिनेंट जनरल AVS राठी रहे हैं मुख्य अतिथि। सांप्रदायिक सौहार्द का कार्यक्रम रहा जिसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई धर्म गुरुओं ने अपनी अपनी धार्मिक परंपराओं के अनुसार महाराजा को जन कल्याणकारी कार्यों के लिए श्रद्धांजलि अर्पित की। तो हम ध्यान में रखेंगे महाराजा उम्मेद सिंह को आधुनिक मारवाड़ के निर्माता तथा हवाई सेवाओं का जनक कहा जाता है। नेक्स्ट हम देखेंगे आयुर्वेद विश्वविद्यालय में गर्भ संस्कार सर्टिफिकेट कोर्स शुरू। 15 दिवसीय सेमी ऑनलाइन कोर्स। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय जोधपुर में ये कोर्स शुरू किया गया है, जिसमें पोस्ट ग्रेजुएट अर्थात PG इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदिक स्नातकोत्तर स्त्री विभाग, प्रसूति तंत्र विभाग व सर्वधनी न्यास नई दिल्ली के संयुक्त तत्वाधान में इस कोर्स का शुभारंभ किया गया है। जो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन आयुर्वेद विश्वविद्यालय तथा स्नातकोत्तर स्त्री रोग, प्रसूति व तंत्र विभाग जो है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन आयुर्वेद विश्वविद्यालय के स्नातकोत्तर इन स्त्री प्रसूति तंत्र विभाग और संवर्धनी न्यास नई दिल्ली के संयुक्त तत्वाधान में अर्थात दोनों ज्वाइंट वेंचर में इस कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ है। व्यापक भागीदारी। इस विशिष्ट कार्यक्रम में देश के 7 राज्यों से लगभग 20 प्रतिभागी प्रशिक्षण ले रहे हैं। इसका उद्घाटन कुल गुरु प्रोफेसर गोविंद सहाय शुक्ल ने किया है। आयुर्वेद विश्वविद्यालय डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन आयुर्वेद विश्वविद्यालय के कुल गुरु हैं गोविंद सहाय शुक्ल, उन्होंने इसका शुभारंभ किया है। इसका उद्देश्य केवल स्वस्थ शिशु का जन्म नहीं बल्कि शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक व नैतिक रूप से श्रेष्ठ भावी पीढ़ी का निर्माण करना है, उन्होंने कहा है। वैज्ञानिक पहलू हम इसमें देखें तो गर्भ संस्कार काउंसलर श्वेता डांगरे ने एपिजेनेटिक्स और वैज्ञानिक गर्भधारण की तकनीकों का व्याख्यान दिया। पाठ्यक्रम में गर्भावस्था के दौरान आहार विहार, योग, संगीत, सकारात्मक वातावरण के आयुर्वेदिक व वैज्ञानिक पहलुओं का प्रशिक्षण भी दिया। नेक्स्ट हम देखेंगे दर्शना राजपुरोहित राष्ट्रीय युवा संसद में देश में प्रथम।
सर्वोच्च स्थान जोधपुर की दर्शना राजपुरोहित ने। राष्ट्रीय युवा संसद जो 3.0 है 2026 में, राष्ट्रीय युवा संसद 3.0 में देश भर के प्रतिभागियों के बीच प्रथम स्थान प्राप्त किया है दर्शना राजपुरोहित ने। शानदार अभिनय व वक्तव्य। दर्शना ने संसद में सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर की भूमिका निभाते हुए महिला सशक्तिकरण व सम्मान प्रतिनिधित्व विधेयक 2026 सदन में प्रस्तुत किया। उनके प्रभावशाली भाषण, संसदीय कौशल व तर्कपूर्ण प्रस्तुति ने निर्णायक मंडल ने सर्वश्रेष्ठ माना। पुरस्कार व सम्मान। इस ऐतिहासिक उपलब्धि को उन्हें पुरस्कार, छात्रवृत्ति और नकद राशि से सम्मानित किया गया। साथ ही उन्हें नई दिल्ली स्थित संसद भवन में लोकसभा अध्यक्ष व केंद्रीय मंत्रियों से मिलने का अवसर भी मिलेगा। तो हम ध्यान में रखेंगे दर्शना राजपुरोहित को राष्ट्रीय युवा संसद 3.0 में देश भर में प्रथम स्थान मिला है। नेक्स्ट हम देखेंगे खेलों से युवाओं का सशक्तिकरण। शुरू होगी सुयोग पहल। पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शुरुआत की जाएगी सुयोग पहल की। सरकारी आदेश। राजस्थान के युवाओं को सर्वांगीण विकास के लिए 10 जुलाई से सुयोग योजना की शुरुआत करने जा रही है। संयुक्त शासन सचिव नीतू बारूपाल द्वारा जारी आदेशों के अनुसार पायलट प्रोजेक्ट के रूप में जयपुर जिले के बगरू विधानसभा क्षेत्र तथा बारां जिले के सभी विधानसभा क्षेत्र में से लागू किया जाएगा। जयपुर के बगरू तथा बारां के सभी विधानसभा क्षेत्रों में से सुयोग पहल को पायलट प्रोजेक्ट के रूप में लागू किया जाएगा। इस पहल के तहत नगर निकायों, ग्राम पंचायतों के प्रत्येक वार्ड को शामिल कर युवाओं को क्रिकेट, फुटबॉल, वॉलीबॉल, कबड्डी जैसे लोकप्रिय खेलों से जोड़ा जाएगा। इसे माई भारत अभियान के अनुरूप CMSDC प्लेटफॉर्म के साथ एकीकृत किया जाएगा। नेक्स्ट हम देखेंगे मुख्यमंत्री युवा सुयोग टाइमलाइन। 10 से 12 जुलाई को हम देखें तो कलेक्टर संबंधित विभागों को निर्देश देंगे और अधिकारियों की जिम्मेदारी तय होगी। 13 से 25 जुलाई तक CMSDC पोर्टल पर युवाओं का पंजीकरण और सत्यापन होगा। 26 से 31 जुलाई तक टीमों का गठन होगा। मैदानों का चयन होगा। रेफरी की नियुक्ति। खेल सामग्री की व्यवस्था की जाएगी। 1 से 31 अगस्त तक वार्ड स्तर पर खेल प्रतियोगिताओं का उद्घाटन, विजेता टीमों का चयन होगा। 1 से 15 सितंबर तक विधानसभा स्तर पर नॉकआउट, सेमीफाइनल, फाइनल मैच के बाद पुरस्कार वितरण होगा। 16 से 30 सितंबर तक युवा मामले व खेल विभाग द्वारा पायलट प्रोजेक्ट की पूर्णता की रिपोर्ट तैयार की जाएगी। अगर यह संपन्न रहता है, पायलट प्रोजेक्ट सफल रहता है, तो इसे संपूर्ण राजस्थान में लागू किया जाएगा। नेक्स्ट हम देखेंगे नुकरा घोड़े को मिलेगी 9वीं स्वदेशी नस्ल की पहचान। पहली बार वैज्ञानिक दस्तावेजीकरण। हमने इसके बारे में पहले भी चर्चा की थी। बीकानेर राजस्थान स्थित राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान केंद्र के प्रसिद्ध सफ़ेद रंग के नुकरा घोड़े की पहली वैज्ञानिक सर्वेक्षण और दस्तावेजीकरण की प्रक्रिया शुरू की है। राष्ट्रीय पहचान। केंद्र सरकार की अंतिम मंजूरी मिलने के बाद नुकरा घोड़ा भारत की 9वीं आधिकारिक स्वदेशी घोड़ा नस्ल बन जाएगा। विशेषताएं व लाभ देखें। नुकरा घोड़ा अपनी तेज चाल, ऊंचे कद लगभग 160 से 170 सेंटीमीटर और आकर्षक व्यक्तित्व के लिए पसंद है। विशेषज्ञों के अनुसार इस आधिकारिक पहचान से दुर्लभ नस्ल के संरक्षण, वैज्ञानिक प्रजनन और घोड़ा पालकों को बेहतर बाजार मूल्य दिलाने में मदद मिलेगी। नेक्स्ट हम देखेंगे मानसून सुरक्षा। जर्जर स्कूलों के फोटो वीडियो सीधे CS को भेजने होंगे। हमने इसके बारे में भी चर्चा की थी पहले भी। मुख्य सचिव श्रीनिवास ने सचिवालय बैठक में सभी जिला कलेक्टरों, उच्च शिक्षा अधिकारियों को जो जर्जर भवन है उनको प्राथमिकता से निरीक्षण करने के आदेश दिए हैं। अधिकारियों को स्वयं फील्ड में विजिट कर निर्माण व मरम्मत कार्यों की प्रगति की रिपोर्ट फोटो सहित मुख्य सचिव कार्यालय भेजनी होगी। डेटाबेस मॉनिटरिंग। स्कूलों के कार्यों की प्रभावी ट्रैकिंग के जरिए एक आधुनिक डेटाबेस मॉनिटरिंग व्यवस्था की जाएगी। अति संवेदनशील जिलों को चेतावनी जारी की जाएगी, जैसे डूंगरपुर, बांसवाड़ा, झालावाड़ को विशेष सतर्कता बरतने, विद्यार्थियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के कड़े निर्देश दिए गए हैं। पहली बार 21 विभाग मिलकर करेंगे विदेशी संपर्क कॉन्फ्रेंस। इसके बारे में मैंने पहले भी चर्चा की थी। 16 जुलाई को राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में RIC में विदेश संपर्क कॉन्फ्रेंस किया जाएगा। विदेश संपर्क आउटरीच कॉन्फ्रेंस के लिए प्रशासनिक तैयारियां तेज कर दी है। इतिहास में पहली बार प्रदेश के 21 सरकारी विभाग संगठन मिलकर भारत सरकार के विदेश मंत्रालय के साथ इस कॉन्फ्रेंस का आयोजन कर रहे हैं, जिसमें मुख्य सचिव श्रीनिवास ने बैठक कर जिला कलेक्टरों को सभी 21 विभाग के अफसरों को जिम्मेदारी सौंपी है, जिसके सह अध्यक्षता विदेश मंत्रालय के सचिव प्रिया रंगनाथन और मुख्य सचिव श्रीनिवास करेंगे। आज का सेशन हमारा यही समाप्त होता है। अगर आपको सेशन पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको हमारे सेशन की PDF की आवश्यकता हो तो आप हमें QR कोड स्कैन करके टेलीग्राम पर मैसेज कर सकते हैं, और जो हमारी टेलीग्राम ID भी यहाँ दी हुई है, आप इस पर मैसेज कर सकते हैं। आपको उस चैनल में जोड़ दिया जाएगा जहाँ ये PDF अवेलेबल करवाई जाती है। तो थैंक यू सो मच।